अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर सामने आने के बाद उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर कह लें या मेन अपोजिशन लीडर के तौर पर कह लें, इमरान खान जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये नवाज शरीफ से मुतालबा किया करते थे कि रसीदें निकालो और तलाशी दो। तलाशी का लफ्ज़ जो था धरने के दिनों में बार बार इस्तेमाल होता था कि तलाशी दो, रसीदें किधर हैं, रसीदें दो। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तकरीबन उन्हीं अल्फाज का चुनाव किया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर और तलाशी दें और रसीदें निकालें कि वो फ़ंड्स कहाँ से आए। 2-3 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन के सामने आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर को सियासी एतबार से उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। कानूनी एतबार पर मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है और वही इसका फ़ैसला करेंगे कि कानून के मुताबिक इसके ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के मुताबिक क्या हुक्मनामा जारी कर सकते हैं या 2017 के मुताबिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2017 के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग की प्रोविज़न में काफ़ी सख्त किस्म की जो शराइत हैं वो आयद कर दी गई थी। अगर उसका इतला किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन सियासी एतबार से पैदा हो सकती है और कानूनी एतबार से भी हो सकती है। लेकिन वुटन, कल मैंने एक आपको पेज दिखाया था कि एक जगह पे वुटन क्रिकेट क्लब का जिक्र आता है और उसको वुटन को आप सर्च करें तो सर्च करने के साथ ही अबराज कैपिटल का नाम सामने आ जाता है। ये मेरे लिए कल काफ़ी सरप्राइजिंग था कि वुटन क्लब दुबई के अंदर है, उसको सर्च करें तो अबराज क्यों सामने आता है। तो एक वुटन पैलेस के नाम से उनकी एक प्रॉपर्टी है जो आरिफ नकवी के नाम से मंसूब है और फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके अंदर ये निशानदेही होती है कि ये वुटन क्लब जो है ये भी आरिफ नकवी की मलकियत है। आरिफ नकवी साहब वो एक इंटरनेशनली भी इस वक्त एक फ़्रॉड के केस के अंदर उनका केस चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 2 सियासी मौक़े के ऊपर 2 मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के हवाले से भी इनका नामे नामी काफ़ी ज़्यादा आया। एक मौका वो था जिसमें एक इंटरनेशनल अखबार ने एक ख़बर शाया की और उसके अंदर दावा किया गया कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली को फ़ंड करने का इनके हवाले से तज़किरा हुआ कि ये फ़ंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर की अबराज से गई है शरीफ फैमिली की तरफ। लेकिन साथ ही एक और ख़बर यह आ गई कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनके जो कब्ज़े में फ़ोन था या इन्होंने जो रेफरेंस दिया था उसमें प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस दे दिया। अब ये वुटन क्लब जो है ये भी इनकी मलकियत बताया जाता है अबराज की और उसमें से 2.1 मिलियन डॉलर की फ़ंडिंग आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर एक दूसरा मौका जो ख़ुद इमरान खान धरने के दिनों में बार बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बार बार सवाल उठाते थे, दुरुस्त सवाल उठाते थे। सिर्फ हुकूमत में आने के बाद शायद उस सख्ती से उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सके। जो मुमताज़ मुस्लिम साहब का नाम है उसने $25,000 के करीब या 24,000 कुछ $100 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंडिंग की। ठीक है, की है फ़ंडिंग तो उसमें कोई इतना मज़ायका नहीं है, लेकिन साथ दूसरा हिस्सा जो ख़बर का है वो थोड़ा मुश्किल वाला है। वो हिस्सा ये कहता है कि इसी को नथिया गली के अंदर एक होटल तामीर करने की इजाज़त भी मिल गई। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये साहब जो हैं ये अमेरिका के साथ बताया जाता है कि मुख्तलिफ इनकी कंपनीज थी जो उनको सिक्योरिटी की खिदमात भी फराहम करते रहे अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ इनका जो भी ताल्लुक़ हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा तो वो भी इनके लिए मुश्किल बनेगी। और फिर कुछ ऐसे नाम हैं फॉरेन नेशनल्स के जिनके ऊपर ये साबित होना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफाई देना पड़ेगी कि ये पैसा क्यों आया, कैसे आया और कब आया, जिसके अंदर कुछ US नेशनल हैं, कुछ इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर उसका कनेक्शन ये वजाहत ना दे सके तो वो भी एक मुश्किल सियासी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है इनको। मरियम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बड़ा मुतालबा था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर इस्तीफ़ा दे दें। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में उनके और उनकी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। ECP को इस पे जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इमरान खान को और PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको देनी चाहिए। तो उनसे भी उसी तरह सवाल होने चाहिए जिससे एक साबित शुदा मुजरिम जिसके ऊपर हर गुनाह साबित हो जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है वही सलूक हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए। इस सारे केस की पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भारी है। कानूनी एतबार से तो जो होगा मामला होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी वो वाला फेज़ इसमें नहीं आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले डी चौक में धरना देकर बैठे हुए थे। उस ज़माने में फ़ंडिंग के ऊपर भी सवालात मौजूद हैं।
गो उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं है, उससे पहले का दौर है, अभी धरना वरना स्टार्ट नहीं था हुआ, उससे पहले के दौर की फंडिंग है। अगर धरना या उसके बाद वाले दौर का मामला है तो उसके जवाब अभी देने पड़ेंगे। वुटन क्लब का भी स्टेटमेंट सुनवा दें तो फिर हम सवालात शुरू करते हैं। वुटन के ऊपर क्या दिखाएगा? एक कंपनी है जिसका नाम है वुटन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज, और उस कंपनी के मालिक हैं इब्राज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये। कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया। मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को, जिसने डोनेशन का नाम दिया हो। उस $24,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। अली जैदी साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली जैदी साहब, आपको वेलकम करूंगा। PMLN ने प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े का और इन्वेस्टिगेशन का और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया, आपका रद्द अमल? ये मैं मुतालबा करते नहीं है, मतलब किस खाते में मुतालबा किया बता दें। इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पहले तो मैं दो क्लियर कर दूं, पहले जो भी मैंने आखिर में सुना ना, जो मुमताज़ मुस्लिम साहब की ये बात कर, मुमताज़ मुस्लिम साहब या मुमताज़ मुस्लिम साहब जैसे बहुत सारे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो उन्होंने PM इमरान खान साहब के हर इनिशिएटिव को पाकिस्तान में सपोर्ट किया है, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे नमल हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो। जब पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर किसी को सपोर्ट करें तो उसमें कोई किसी को इतराज नहीं होता, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग, क्लीन पॉलिटिकल फंड रेजिंग। अली साहब, ये वुटन क्लब किसका है? दूसरा बात सुन लेना, अली साहब इनका जवाब दे दूं। ये जो खातून थी उसकी तरफ आता हूँ, ये इन्होंने आज वुटन क्लब का भी नाम लिया नहीं, वुटन क्लब। जी, मैं उनका भी जवाब मैंने सुन लिया आपका, मैं उनका वुटन का भी जवाब देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने बात की नथिया गली और जो भी होटल की, और ये एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू उन्होंने लिया है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर कोई किसी को डोनेशन देता है, इसका ये, और कोई बिजनेसमैन है, इसका ये मतलब है कि वो डोनेशन दे दी उसने तो वो बिडिंग प्रोसेस में भी हिस्सा ना ले। हाँ, ये कोई बड़ी मंतक है, मखाना मंतक है इनकी, कि बिडिंग प्रोसेस में अगर वो आके, और वो होटेलियर हैं और उनके और जगह भी इंटरनेशनल होटल्स हैं, उनका तो इराक में भी है, शायद काबुल में भी है, वो तो होटल। लेकिन आप तस्दीक कर रहे हैं कि वो बिडिंग में आए और उनको वो होटल का वो ठेका मिला? बिल्कुल मैं तस्दीक कर रहा हूं, वो बिडिंग में आए। ठीक है, वो बिडिंग से। जहां तक आ गई वुटन की, वुटन भी एक पाकिस्तानी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब, उनकी एक कंपनी है, वो पाकिस्तानी है। तो अगर वो उन्होंने डोनेशन दी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आरिफ नकवी साहब ने, उसामा, इनके वाले तो उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेते रहे हैं। अच्छा, ये आरिफ नकवी साहब ने इतनी बड़ी डोनेशंस क्यों दी? ये काफी बड़ी अमाउंट है, $2.1 मिलियन। आरिफ नकवी साहब जो जिसकी जो अफोर्ड कर सकता है, जितनी वो डोनेशन देता है। मतलब किसी ने अगर कोई अगर $10,000 महीने का कमा रहा है और $1,000 दे रहा है डोनेशन, तो वो अपनी हैसियत से देता है। कोई आरिफ नकवी साहब $1 बिलियन के फ्रॉड चार्जेस फेस कर रहे हैं, यू नो दैट। तो पाकिस्तान ऊपर ऑलमोस्ट $1 बिलियन का फ्रॉड चार्ज है जो उनके ऊपर इस वक्त जेर तफ्तीश है। देखिए नजीबा, ये भी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें डोनेशन दे रहा है कि हम उसके पहले बोलेंगे तो अपने फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट हमें दिखाओ बिफोर वी टेक अ डोनेशन। 2.1 मिलियन, वो अपना बिजनेस है। अगर उन्होंने गलत किया वो खुद उसका वो करेंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, वो केस लड़ रहे हैं। ये हमारे KSC में भी इनका किसी जमाने में स्टेक्स है, पता नहीं अभी भी है या नहीं है। मैं आप राज कैपिटल उनकी कंपनी थी, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी, और उन्होंने KEC में KE कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लिया, और कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के वो आई एम श्योर कि उनके पास होंगे शेयर अभी भी। मतलब दैट इज हिज पर्सनल बिजनेस, मैं उनके पर्सनल बिजनेस में क्यों कमेंट करूं। और फिर हमारा एक चाइनीज कंपनीज के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी उन दिनों, जिसमें अबराज भी इंटरेस्टेड था कि उसमें चाइनीज आ जाए। फिर चाइना की एक कंपनी है जो कि खरीदना चाहती थी KE के शेयर्स अबराज से, और उसमें आरिफ नकवी का भी इंटरेस्ट था कि हो जाए डील। फिर वो कुछ हुआ आगे उसमें पेशरफ्त? मुझे नहीं पता जी, वो उनकी डील है, वो उनके कोई इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो अली साहब, सवाल तो फिर उठ जाएगा ना,
एक वो मेजर स्टेक होल्डर पर अगर के इलेक्ट्रिक में सामने नज़र आता है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें वो ज़ेर तफ्तीश है, और यहाँ पर $2.1 मिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये स्मॉल अमाउंट नहीं है 2.1 मिलियन। तो वो देखिए नदीम भाई, जब उन्होंने डोनेशन दी थी उस वक्त उनके ऊपर कोई केसेस फूसेस नहीं थे ना। वो तो पाकिस्तान के अंदर आके अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से पैसे कमा के इस मंतक से, तो फिर कोई पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान में कोई धंधा ही ना करे, कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करे। मतलब जब उन्होंने दिया उस वक्त क्या था। और अगर उन्होंने डोनेशन दी है, अपनी मर्जी से दी है, अपनी खुशी से दी है, वो तो बाहर रहते थे, वो ये भत्ता तो नहीं लिया किसी ने जाके उनसे। हम तो हुकूमत में नहीं थे, वी वर नॉट इन गवर्नमेंट, दे गेव अ पॉलिटिकल, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, ये सोचते हुए कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान की जो मसाइल है वो इन चोरों से जान छुड़ाएगा। जो जिसकी मतलब लफ्ज है कि जो जिसकी औकात होती है वो नहीं देता है। अली साहब, लेकिन आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं खबर को। मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रॉबेबली वो एक आर्टिकल शाया किया था जिसमें आरिफ नकवी साहब के हवाले से ही जब इनकी वो केस की तफसीलात सामने आ रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ये फंड कर रहे थे, ये उन्होंने चार्ज रेज किया और उसमें शरीफ फैमिली का तज़किरा आया था, परहैप्स शहबाज शरीफ का तज़किरा था उसके अंदर। तो अब ये एक डॉक्यूमेंटेड केस है जी। उन्होंने किसको, मैं तो अबराज कैपिटल में नहीं काम करता था ना, मैं आरिफ नकवी साहब का पार्टनर हूँ ना मेरा उनको। अगर आरिफ नकवी साहब की मर्जी है, वो जिसको मर्जी डोनेशन दे, उनने पैसे कमाए, उनका पैसा वो जिसको मर्जी डोनेशन दे, मतलब व्हाट डज, अभी कमाल बात है अगर कोई किसी पॉलिटिकल अली साहब सियासी एतबार से कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? सियासी एतबार से जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा आपको इसके लिए। अब राज कैपिटल से ये आरिफ नकवी से $2.1 मिलियन आना और वो भी दुबई बेस्ड एक क्लब है, वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सियासत में तो लोग सवाल उठाएंगे आपके ऊपर। जस्टिफाई करूं, व्हाई शुड आई इवन जस्टिफाई इट? मैं जब उन्होंने डोनेशन दी, या कोई भी क्यों जस्टिफाई करे, उनका पैसा था, जब उन्होंने डोनेशन दी उस वक्त उनके ऊपर कोई केसेस नहीं थे ना। तो मैं क्या उनको बोलूं कि अगर फ्यूचर में भी केसेस आप पे ना हो, मतलब नदीम भाई ये तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अली जैदी साहब, क्या ये एक ही ट्रांजैक्शन है जो आरिफ नकवी से आई है या इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शंस हैं? आई हैव नो आइडिया जी, मैं उस वक्त तक पीटीआई की फंड रेजिंग कमेटी में नहीं था। मैंने पब्लिक जो पीटीआई की जो फाइनेंशियल कमेटी उसमें नहीं था। लेकिन आप फंड रेजिंग तो खुद भी करते रहे ना फॉर पीटीआई? जी मैं करता रहा हूँ, बहुत दफा करता रहा हूँ। तो जब फ्लड आए तो $5.5 मिलियन इमरान खान फाउंडेशन में हमने रेज करके दिए थे इस मुल्क में। और उस वक्त 100 रुपए का 55 करोड़ रुपए का हमने सीड दिया था किसानों को। उसमें कितने लोगों ने हमें फंड रेजिंग करके? देखिए, जिस शख्स के ऊपर इस वक्त इंटरनेशनली तहकीकात चल रही हो, जिसको गिरफ्तार किया गया फॉर इंटरनेशनल फ्रॉड, उस वक्त नहीं, तो वो सर वो जिस वक्त का भी केस होगा सियासी एतबार से तो वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती है। आप इसको जैसे मर्जी करें, हमारी जिसके ऊपर केस चल रहा है उसने एम्बैरेस होना है कि मैंने एम्बैरेस होना है? आपकी पार्टी को फंड किया हुआ है, उसने डोनेशन दी और हुई है। मेरी पार्टी को ओसामा बिन लादेन ने तो नहीं फंड किया। ये जो मोहतरमा बैठी इनकी तो अब्बा को ओसामा बिन लादेन फंड करता था बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए, भूल गए? मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी इस पे पूछ लूँ मैं। रांझा साहब, कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है? क्योंकि अली जैदी साहब जो बात कह रहे हैं ये मोहतरमा ने अपने इंटरव्यू में बोली हुई है, तज़किरा भी किया हुआ और लिखा भी हुआ, दोनों काम किया। देखिए पहली तो बात यह है, जहाँ तक उस इंटरव्यू का सवाल है, ये मोहतरमा का, मोहतरमा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब सोर्सेज और उसके ऊपर एक बात है, किताब में लिखी गई है, अब ज़ाहिर है वो सोर्स तो वही है, वही बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं तो उसमें बिलीव नहीं कर सकता और ना मैं उसकी तायद कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से तो वो गलत होगा, लेकिन अब ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरे कहने से तो ये बात साबित भी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अली जैदी साहब जिस सारे मामले पे डिस्कस कर रहे हैं, देखें एक तो बात बड़ी क्लियर है, किसी को बिला वजह आप उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दें या उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी बेसिस के, वो गैर मुनासिब चीज़ है। आइए अब जो ये केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसके जो दरअसल हक़ाइक़ हैं, अगर आप हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी डाल दें कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है कि एक फ़ंडिंग हुई है, और वो फ़ंडिंग जो है वो प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग यानी कि ममनू फ़ंडिंग, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन जो हैं, जो इलेक्शन के कवानीन जो हैं, जो 2017 का एक्ट है या 2017 के एक्ट से जो पहले जो कवानीन थे, रोपा हो गया या पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर हो गया, उन कवानीन के तहत जो सारे मामलात हैं
उसके बीच में जो उन कानून के नीचे जो बड़े वाज़िया तौर पे चीज़ें लिख दी गई हैं, और अगर उसमें आप ये चीज़ देखें कि हमारे जहाँ पे प्रोहिबिटेड फंडिंग का सवाल उठता है कि किसी भी कंपनी से पैसे लेना, चाहे वो क्लब है, चाहे वो कंपनी है, रजिस्टर्ड है किसी दूसरे मुल्क में, उस क्लब में के पैसे लेना, उस कंपनी के पैसे लेना जो है, ये सारे प्रोहिबिटेड फंडिंग में फॉल करते हैं। आरिफ नकवी ने अब प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में रांझा साहब PMLN को भी फंडिंग दी? आरिफ नकवी साहब ने क्या PMLN को भी फंडिंग दी? आरिफ नकवी साहब ने जो PMLN को कोई फंडिंग नहीं दी और कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके ऊपर एक बहस है, लेकिन बात यह है कि जो फंडिंग कानून के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक एक चीज़ सामने आ गई है, जिसकी चोरी पकड़ी गई है, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएगा जी इसने उसको भी पैसे दिए, इसने उसको भी पैसे दिए। आप इसे चोरी क्यों कह रहे हैं? आप इसकी वजाहत करेंगे, आपने चोरी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, चोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने झूठ बोला। आप एक एफिडेविट लिखते हैं, आप कहते हैं कि जो भी आप कंटेंट्स इस इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। डिक्लेरेशन है अंडर द लॉ, ये इलेक्शन एक्ट के बीच में आपकी डिक्लेरेशन है और उस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन है चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान के। और अगर वो दस्तखत करके एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, फिर अचानक अकाउंट्स निकल आते हैं। जब अकाउंट्स निकलते हैं 25 में से जितने भी अकाउंट्स हैं, 18 अकाउंट्स हैं या 20 अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए और ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स नहीं है, और फिर उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी हैं। फिर ये एक तरफ कहते हैं कि फंडिंग जो है वो हमारी जो है वो किसी ऐसी से नहीं है। लॉ बड़ा क्लियर है कि आप किसी भी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते, वो क्लैरिटी आ रही है। उसके बाद फिर आप ये चांडियो साहब से पूछें। चांडियो साहब, आप फरमाइए, यहाँ थोड़ा सा एक पॉलिटिकली बड़ा भारी भरकम सवाल है। अली जैदी साहब इनको कह रहे हैं कि आपने $10 मिलियन असामा से लिए मोहतरमा की हुकूमत गिराने के लिए, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट है जो कह रही है $2.1 मिलियन की फंडिंग की अबराज वाले जो आरिफ नकवी साहब हैं उन्होंने, वो खुद ज़ेर तफ्तीश हैं, इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन्होंने PTI की फंडिंग की। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं नदीम साहब ईमानदाराना बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं PTI वाले सब दोस्त, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब उनसे अपने मुतल्लिक पूछा जाए या किसी गलती की निशानदेही की जाए तो फिर वो उनका बोलना, उनके अल्फाज बिल्कुल बदल जाते हैं। अली भाई बहुत अच्छे शाइस्ता हैं, बड़े बाअखलाक और साहिब किरदार लोगों के पेरूकार हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है जमात की, उनका लहजा बदल जाता है। पहले तो मुझे एतराज़ है अली जैदी पर, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मरियम नवाज साहिबा के लिए जैसे हम उनके मुखालिफ है सख्त, लेकिन नाम क्या लिया? मरियम साहिबा। अगर ये गुफ्तगू आप ऐसे नहीं कर, वो खातून नहीं है, वो नवाज शरीफ की बेटी है, वो वजीर आज़म की बेटी है और सियासतदान है, एक पार्टी की सरबराह है। अगर हम लहजा ही अच्छा कर ले तो इसमें क्या बुराई होती है? बस गुस्से हो जाते हो अगर आपके मुतल्लिक पूछा जाए। अब इनका एक बात है, अब इन्होंने इनका सारा जवाब ऐसा लगा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपने जितने भी सवाल पूछे अली जैदी साहब ने इस किस्म का ही जवाब दिए। भाई मुझसे क्यों हो, भाई उससे ऐसे क्यों सवाल पूछेंगे? मीडिया है, अगर सवाल बनता है तो पूछ लेने दे। ये तो ऐसा ही है जैसे मैंने कह दिया मेरा जिस्म। फंडिंग के ऊपर आप क्या कहते हैं चांडियो साहब? खान साहब का आज आरिफ नकवी साहब के नाम से एक क्लब है जिसने $2.1 मिलियन फंड किए हैं। अली जैदी साहब कहते हैं कि वो, जैसे आपने कहा कि उनकी मर्जी है आरिफ नकवी साहब की, उन्होंने यही कहा कि आरिफ नकवी साहब की मर्जी, उन्होंने पैसे दे दिए। मेरी पहले सुन लीजिएगा जी, मेरी सुन लीजिएगा। आज खान साहब का एक बयान छाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो किया है वो बत्ताखोरी है। आपसे जब पूछा जा रहा है कि एक आदमी है कि इन्वॉल्व है, केसेस है, उस पर इल्जाम हैं, उनके मुतालिक पूछा जा रहा है, फिर ये बत्ताखोरी नहीं है? बत्ताखोरी तो आपने की है जिसका जवाब नहीं दे सकते आप। जो आप बोलोगे वो दुरुस्त है, हमने बता दिया, आपने फरिश्ते हैं। मैं कह रहा हूं नदीम मलिक साहब, हुकूमत में होते हुए जितने केसेस, जितने इल्जाम, जितने स्कैंडल इस हुकूमत के जाहिर हुए कभी नहीं हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये हुकूमत एक कुदरती तौर पे एक ताकत लेकर आई है ना, इसके पास एक अख्तियार है, कोई इसकी बात को अभी नोटिस नहीं ले रहा। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं अभी अंधेरा नहीं छाया, अभी इनके सर पे सूरज है,
लेकिन जब ये सूरज से हटेगा, जब ये साया इनका साथ नहीं देगा, अभी बैठे हैं हुकूमत में इतने स्कैंडल है, उतरेंगे तो क्या होगा? हर मिनिस्ट्री में स्कैंडल। अच्छा, मैं ये अली जैदी साहब दोबारा आप ही की तरफ आ रहा हूँ। स्कैंडल से फारिग है। आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुन ली, अब आपको इसका रिप्लाई करना है। चांडियो साहब ने तो इसको भत्ताखोरी से मंसूब किया और वो कहते हैं ये ममनुआ फंड्स हैं। मोहसिन शाहनवाज, आप इसको क्या कहते हैं? अली जैदी साहब, अली साहब को आवाज़ आ रही है जी हमारी? मेरी आवाज़ आ रही है जी? अब आपकी आवाज़ आ रही है जी अली साहब। मेरे ये दोनों हजरात से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, बल्कि चांडियो साहब से खास तौर पे, कि खातून ने ही कहा है ना, किसी मर्द ने तो नहीं कहा। खातून किसी को कोई मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने कहा जो खातून ने फरमाया तो खातून ने ही फरमाया, मर्द ने तो नहीं फरमाया, किसी हजरत ने तो नहीं फरमाया, एक खातून ने फरमाया। वो इतनी बुरी लग गई। जो लहजा को इस्तेमाल कर रही हैं और जो इनके जो चेयरमैन साहब इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह, कभी जरा उनको भी तनकीद कर दें। वो तो खातून भी नहीं बोलते, वो तो कुछ और ही कुछ आवाजें लगा रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया, आरिफ नकवी साहब एक बिजनेसमैन थे, हैं, उनके ऊपर कोई इल्जामात हैं, वो उनके अपने इल्जामात का जवाब खुद देंगे, वो अपने कोर्ट में खुद लड़ेंगे। जब उन्होंने अगर कोई फंडिंग हमें की, हम तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, तो हमने कैसे पता लिया? हम वो बाहर बैठे हुए, हम क्या बाहर के मुल्कों में जाके पता ले रहे थे? बता तो ये पाकिस्तान में लेते रहे। उजैर बलोच इनकी जमात से निकला है, हमारी जमात से तो नहीं निकला, माशाल्लाह। अच्छा, और अगर उन्होंने पैसे, उस वक्त उनके ऊपर कोई केसेस नहीं थे, रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन थे, बड़ी कंपनी थी अबराज, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इक्विटी फर्म्स, उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बनाई थी। उसी इक्विटी फर्म ने इनकी हुकूमत में अबराज कैपिटल ने केई की एक्विजिशन की। जरा सवाल पूछें कि आपने वो जो केई की एक्विजिशन करवाई थी अबराज से, आरिफ नकवी साहब से, क्या केई की आपने एक पॉलिटिकल फंडिंग अगर वो हमें देता है तो आपको इतराज है, लेकिन कराची पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी आप उसको बेच दें, वो आपको उस पर इतराज नहीं है? अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको पता था कि आरिफ नकवी साहब के पैसे साफ नहीं, तो आपने कराची इलेक्ट्रिक उनके हवाले क्यों कर दी भाई? देखिए, ये बिल्कुल कोई ये मंतक की कोई अकल भी होनी चाहिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मौलाना चांडियो साहब, मेरे साथ मेरी टाइम की कमेटी में भी बैठते हैं, बड़ी शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस तरह की कोई लॉजिकल बात करे ना। आरिफ नकवी साहब ने अमन, वो जो क्या था, वो फाउंडेशन चलाते थे जो कराची के अंदर, 100 पता नहीं कितने मिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किया एम्बुलेंसेज, ये वो सारी एम्बुलेंसेज सिंध हुकूमत के पास है। तो चले वो सारी एम्बुलेंसेज भी आप बेचें और फिर वापस करें, मतलब ये क्या बात हुई? सारी एम्बुलेंसेज उनकी जो फाउंडेशन थी वो सिंध हुकूमत चला रही है आज, उन्हीं आरिफ नकवी की फाउंडेशन की। वो आपको चलाते हुए बुरा नहीं लग रहा? कराची इलेक्ट्रिक आप उनको बेच देते हैं, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनी, वो आपको बुरा नहीं लगता? पाकिस्तान में उनसे और इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, वो बुरा नहीं लगता? वो पाकिस्तान से उनके ऊपर कोई इल्जाम लगे, उनके ऊपर केसेस है, he is responsible, he will fight the cases। जो भी वो करते हैं वो जाने, उनका बिजनेस जाने। शाहनवाज रांझा साहब कहते हैं कि ममनुआ फंड्स हैं, वो कहते हैं ये फंड्स आप ले ही नहीं थे सकते, ये ममनुआ फंड्स हैं। कैसे ममनुआ फंड है? पाकिस्तानी आदमी अगर हमें फंड देखिए, पहले ये रांझा साहब भी लॉयर है, उनको पता है फॉरेन फंडिंग का मतलब है, नंबर 1, कोई फॉरेन मुल्क से फंडिंग लें आप, माने कोई कंपनी से नहीं, किसी मुल्क से फंडिंग लें। अगर आपके सऊदी अरब से जाके फंडिंग लें, अमेरिका से लें, कोई थर्ड कंट्री से फंडिंग लें, फिर है कोई पाकिस्तानी ओवरसीज बैठ के आपको फंड कर रहा है, उसमें क्या फॉरेन फंडिंग है? तो हम तो केस, हमारा तो कोई फॉरेन फंडिंग का केस ठप हो गया है। पता तो अब चलेगा कि अब जब इनकी जमातों की भी इसी तरह स्क्रूटनी हो, और ये भी बता दें कि इनके पास कहाँ से पैसे आते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से है। सर एक सवाल और बता दें, आज मरियम नवाज ने डील के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दिया कि कोई डील वील की इनको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सुनवा भी देता हूं। तो डील वील की आजकल बहुत खबरें आपकी जमात से भी आई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को डील मिलनी है तो फिर जेलों के देते। मरियम का बयान आज पहले सुन लें, आप सुनाइएगा जी। डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो सर अली साहब, कोई नवाज शरीफ के लिए कोई डील की कोशिश हो रही है? कुछ चीज़ें आगे हिली हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ वकला ने जाके मेरे ख्याल में पिटिशन वगैरह फाइल करने की कोशिश की कि जी उनके जो लाइफ टाइम बैन ना लगे ये वो। तो
मेरा कहने का मकसद है, इनके तो अपने लोग कह रहे थे कि डील है। आप कल मैं एक शो में था आपके कॉलीग के साथ दूसरे चैनल पे, उन्होंने तो क्लिप चलाए ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने क्लिप चलाया राना सनाउल्लाह का, उन्होंने क्लिप चलाया खाकान अब्बासी का जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो इतने जमहूरी पसंद ये बन रहे हैं, खुद कह रहे हैं जी हम तीसरी कुव्वत से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो उनके अपने अल्फाज हैं, हमने कोई जरूरत ही नहीं किसी से बात करने की। साफ और मजे की बात, मैं कहता ना वो एक और भी मुहावरा है उर्दू जुबान का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सारे सबसे ज्यादा तो केसेस इनके ऊपर बने हुए थे इलेक्शन के। तो सर ये जो नवाज शरीफ के लिए डील है 4 सीटों को खोलने के लिए, इनकी हमने धरना किया था 4 सीटों को खोलने। अली जैदी साहब, ये नवाज शरीफ के लिए डील के लिए कोशिश कर कौन रहा था? क्योंकि आपकी जमात से भी रद्दमल आया था और वो कल क्लियर कर दिया ISP आपने कि कोई डील डूल नहीं, हमने क्या जरूरत है जाने की किसी के पास। आपके ख्याल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पैदा हो रहा था या पैदा करने की कोशिश की जा रही थी फॉर नवाज शरीफ? मैं जी इस गुफ्तगू में पढ़ता ही नहीं किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर। अवाम ने सॉफ्ट कॉर्नर बनाना है, अवाम ने आपको वोट देना है। अवाम अगर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है तो आपको वोट दे देगी, आप फिर आ जाएंगे हुकूमत में। एक लगता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ फिर आपको खुदाफिज करूंगा। ये फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, 31 करोड़ के अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है, कुछ अकाउंट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, और ये कुछ वो नाम निकलेंगे जो ऑफशोर डेस्टिनेशन से पैसा है, लाइक ये वुटन क्लब है या कुछ नाम है फॉरेन नेशनल्स के। सियासी एतबार से कोई पॉलिटिकल कॉस्ट देखते हैं इसकी? मैं एब्सोल्युटली नॉट। ये लोग अक्लमंद लोगों का है मुल्क है, कोई लोग बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, उनको पता है कोई बाहर की किसी मुल्क से फंडिंग नहीं हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई हमें फंड कर रहे थे या करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, और उनके जो बिजनेसेस हैं वो उनके बिजनेसेस हैं। मैं आपके शो में आज इसलिए नहीं आ सकता, ये बता दूं कि मेरी आज प्रेसिडेंट साहब से एक मीटिंग थी। अभी प्रेसिडेंट साहब ने ट्वीट किया कि उनका कोविड पॉजिटिव आ गया है, अल्लाह सबको सेहत याद रखे। तो मैंने अपना चेक करा के अभी अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है, ताकि मेरा भी रिजल्ट अल्लाह करे नेगेटिव आए। अल्लाह करेगा, अल्लाह करे, अल्लाह आपको भी सेहत दे और खुदा पाक उनको भी सेहत दे। मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक ये खिदमत का मैसेज समझ लें, ये जिस रफ्तार से कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, ये मास्क की पाबंदी सबको करने की और फासले के ऊपर दोबारा एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कुछ माह पहले पाकिस्तान में तेज़ी आई थी ना, वैसे ही ये ऊपर को जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो बी केयरफुल, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रांझा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये कानूनी मसला है, कानूनी एतबार से जो पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2017 है वो क्या कहता है? देखिए, बड़ा क्लियर है, अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग लेते हैं, और ये जो कंपनी का जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की और भी कंपनीज हैं, वो लिस्ट लंबी चौड़ी लिस्ट है जो उन्होंने पैसे वसूल किए हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपनीज हैं, और वो कंपनीज जो हैं वो भी उसी कैटेगरी में आती हैं। ये कहते हैं जी हमने किसी हुकूमत से नहीं लिए, हमने किसी से नहीं लिए। कंपनी से भी फंडिंग लेना जो है वो भी जुर्म है। इस पे 2-3 चीज़ें बनती हैं। एक तो इनकी जो फंडिंग है वो जितने भी $100 मिलियन की है, ये $40 मिलियन है, $100 मिलियन है, अरबों रुपए। अभी क्योंकि अकबर एस बाबर उसकी तफसीलात की कुल रकम कितनी बनती है, स्क्रूटनी कमेटी ने भी एग्जैक्ट रकम जो है उसका जिक्र शायद मेरे ख्याल से भी नहीं किया है, सामने आ जाएगी हियरिंग में। वो जितनी भी रकम, एक तो वो फौरी रकम जो है वो जब्त होनी चाहिए बाहुकम सरकार। वो पैसे जो हैं वो फौरी तौर पर जब्त होने चाहिए अंडर द लॉ, जो इन्होंने पैसे प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग जो वसूल की है। दूसरा फिर ये होना चाहिए कि मेरा ख्याल ये है कि जो हनीफ अब्बासी का जो केस था, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था इमरान खान का, उसमें भी ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला था। तो उसके बीच में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डिटरमिन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोहिबिटेड फंडिंग है कि नहीं है। तो अब ये मामला जो है विद 7 ईयर की इन्होंने एक मैनेजमेंट की, तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हमारा ट्रायल लोगों के सामने ना किया जाए, हमारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाए, किसी को बीच में बैठने ना दिया जाए, अकबर एस बाबर के अकाउंटेंट नहीं आ सकते। 7 साल 8 साल इन्होंने इस केस को मैनेज किया, डिले किया। अब आखिरकार वो सारी जो चीज़ है वो सामने आ गई ऑन द सरफेस। तो अब ये मेरे ख्याल से ये तो मामला जो है, और उसके बीच में जब अब ये सादिक और अमीन वाली जब बात आएगी कि अगर इमरान खान ने मिस डिक्लेयर कर दिया एज अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी कि मेरे इतने अकाउंट्स हैं, उतने अकाउंट्स नहीं, वो ज़्यादा अकाउंट्स निकल आए, मेरी फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, उनकी फ़ॉरेन फंडिंग निकल आई,
तो ये मिस डिक्लेरेशन भी होगी। अब इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर जिस नवाज शरीफ को जिस कानून के नीचे कहा गया कि उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, कंसील किया एक ऐसी चीज़ को जो उनके बेटे की कंपनी में उन्होंने अभी तनख्वाह ली भी नहीं थी, उन्होंने कहा जी वो तनख्वाह जो थी वो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये वो डिक्लेयर नहीं किया अपना अकामा, उसकी वजह से उनको नायल कर दिया। तो वही प्रिंसिपल अगर इमरान खान पे लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो जाए तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो नाअहल हो जाएंगे और तामुर भी नाअहल होंगे। और साथ में इसका दूसरा ये है, अब ये हमें पता है कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत दाखिला ने पार्टी खत्म करने के लिए रेफरेंस मूव चांडी साहब से भी इसका दाखिला जो है वो रेफरेंस मूव करती है। चांडी साहब, ये अदालती निज़ाम से नाहल करवाना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब तरीका कार्य है, लेकिन इसका कोई हल निकलना चाहिए। जो भी इसका कानून के अंदर प्रोविजंस हैं उस खुल के लोगों के सामने रखें कि ये काम है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करे और फिर मामला आगे बढ़े। सियासी और जमहूरी हुकूमत को तमाम मामलात के लिए अपना ही अख्तियार और कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, निज़ाम वज़े करना चाहिए। लेकिन जब अब आप मामलात पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर ले जाते हैं तो फिर आपके अख्तियार में नहीं रहते, फिर वो रस्म आपके गले में पड़ जाती है। मैं नहीं कहता, मियां नवाज शरीफ साहब को दुनिया ने लाख समझाया और पता नहीं खुद के दिल ने भी कहा होगा कि यूं न जाओ सुप्रीम कोर्ट में कि पार्लियामेंट ने अफादियत खत्म की, अफादियत खत्म हो गई और ये हो गया है वो हो गया है। और फिर वो कानून जिस इदारे को लाए अल्लाह के फजलो करम से उसी इदारे ने मियाँ साहब को सबक भी याद दिला दिया। अब भी यही हाल है, हमें अपना मामला करना चाहिए। लेकिन मैं नदीम मलिक साहब एक तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ, सवाल का जवाब अपनी जगह पर है। वो ये है कि मेरा दिल कहता है, जो मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अंदर मामलात खराब होते जा रहे हैं, कोई गड़बड़ हो गई है, कोई इनके अख्तियार में मामला नहीं रह रहा या कोई आगे बेचे नहीं बढ़ रहे। अब आप देखिए तहरीक इंसाफ के जिस भी रहनुमा से हुकूमत के नुमाइंदे जिससे भी बात करते वो चिढ़ जाता है। वे ऐसे लगता है जैसे नवाज साहब के आखिरी दिनों के वजीर साहबान बात करते थे, बात करो गुस्सा हो जाते थे। अभी तहरीक इंसाफ से जो सवाल पूछो, भाई ये क्यों हो रहा है, आप पे ये इल्जाम है, आप पे ये है, शेख साहब के लिए ये है, आपके लिए चिढ़ जाते हैं। इनका चिढ़ जाना, नदीम मलिक साहब किसी पता नहीं वो फिल्मी डायलॉग था, बड़े तूफान का पेश कीमा है, मैं वो डायलॉग तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये कह रहा हूं अंदर कोई गड़बड़ है, अंदर कोई मामलात खराब हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिस भी रहनुमा से बात करते हैं वो चिढ़ जाता है और गुस्से हो जाता है और फौरन कहता है आपके सवाल का जवाब नहीं देगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा। वही कह ओ जी वो उसने किया और तुमने नहीं किया, तुमने नहीं। यार ऐसे जवाब देते हैं मिनिस्टर वफाकी वज़रा, ऐसे बोलेंगे। सही, आप सही। अपनी वजह। अच्छा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गई है जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ हैं। आरिफ अलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपके लिए मैं भी और पाकिस्तानी कौम भी दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द कोरोना से सेहत याब करे। आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है? जी अल्लाह का फजल है, कोई सिम्टम्स ऐसे कोई खास थे नहीं, जरा सा गला खराब था 2-4 दिन से, तो जरा टेस्ट करा लिया गया इसीलिए कि देख लें कि क्या है, तो पता चला कि कोविड है। मगर ये अभी नहीं मालूम कि कोविड ये ओमिक्रॉन वाला है या डेल्टा वाला है या जो ओरिजिनली इशू हुआ था। मगर ये कि 2 वैक्सीन में साइनोवैक जब सरकार ने इजाज़त दी तो तब मैंने लगवाई थी, और एक जब उन्होंने कहा कि 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग जो हैं वो बूस्टर डोज लगवा लें, तो एक लगवाई थी और एक लगने वाली थी। तो मेरा ख्याल ये है कि आपके ज़रिए मैं लोगों से ये कह सकता हूं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो लगवा लें, और जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं वो बूस्टर लगवाएं, इसलिए कि इस बात का गालिब इम्कान है कि जो भी वायरस कोरोना वाला आएगा तो उसके अंदर जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया हुआ है उनके ऊपर कम असर होगा। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला जब जिसकी जान लेना चाहेगा उसकी जान लेगा, तो दैट इज, मगर आदमी अपनी तरफ से एहतियात करे। एक तो ये, दूसरे ये कि हुजूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आप इजाज़त दें तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त कर लूँ कि जिन बुनियादों पर पाकिस्तान में कोविड का असर कम हुआ,
सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एहसान है कि कोविड यहाँ पर ऐसा इतना नुकसानदेह साबित नहीं हुआ जितना पड़ोस के ममालिक में और यूरोपियन ममालिक में साबित हुआ। उसके पीछे वो ड्राइवर्स हैं, अल्लाह ताला वो असबाब पैदा करता है जिसके अंदर हमारी आवाम ने भी रिस्पॉन्ड किया, उलमा ने भी रिस्पॉन्ड किया, मीडिया ने भी किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हेल्थ वर्कर्स का, डॉक्टर्स, नर्सेज और सब का जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो पाकिस्तान के अस्पताल भी 80% से, जब पीक पर भी था तो 80% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं आई। तो मैं अब भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि SOPs को फॉलो कर लिया जाए ताकि ये जो अल्लाह की बरकत आई थी और जिसमें हुकूमत का और मुंतज़मीन का भी पूरा हाथ है, और ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ। यकीनन जहाँ बहुत सारी चीज़ें कौम की कमज़ोरियों का आप अहाता खींचते रहते हैं कि कहाँ इम्प्रूव हो सकता है, वहाँ कौम की ताकत जो इन्होंने दुनिया को दिखाई उसके अंदर भी ये क्रेडिट है हुकूमत का और अवाम का, मिल करके हमने इसका मुकाबला किया। तो ये जो प्रिवेंशन है ये जारी रखें जनाब, ताकि लोगों को ख़ास तौर पर जिनको और दूसरी कोई बीमारी हो तो उसके साथ ये मोहलिक बन सकता है, तो ये एहतियात जारी रखें जनाब। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपको दरख्वास्त इसलिए और जहमत इसलिए दी थी कि आपकी ज़बानी ये पाकिस्तानी कौम तक मैसेज पहुँच जाए कि एहतियात जो है सबसे बड़ा हथियार वही है। अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द सेहत दे। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाहें एक लाइन में? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो जिन मुश्किलात का सामना पाकिस्तानी कौम कर रही है, जिसके अंदर कोविड और सप्लाई चेन और महंगाई ये सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि कौम भी दुआ करती रहे, हुकूमत कोशिश करती रहे, जो जिसके बस में वो कोशिश करता रहे। तो मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खड़ा है कि ये अफगानिस्तान का अमन हो जाए इंशाअल्लाह। जिस तरह से चल रहा है तो पाकिस्तान इज रेडी टू जंप इन द कमिटी ऑफ नेशंस टू अ प्रॉस्परस कंट्री इंशाअल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वैसे बीमारी की हालत में दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं, महंगाई के खात्मे की दुआ खास तौर पर जोर दे के मांगिएगा। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।